राधे राधे जी सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी है उसको अच्छे से कर रहे होंगे। तो अब तक हमने 2022 का जो पेपर है अपना उसको सोल्व कर लिया था। जो हमारे 2022 के क्वेश्चन बच गए थे उससे आगे हम जो क्वेश्चन है आज सोल्व करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि ये जो क्लास है आपको पेपर में बहुत फ़ायदा करेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या किसी भी एग्ज़ाम में आज तक पूछे गए हैं। तो आप इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो मेरी आने वाली क्लासें हैं वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है और हम सारी चीज़ों को बड़े ही क्रम के साथ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ। तो निम्न समास की दृष्टि से असंगत कथन बताना है कि कौन सा असंगत है। आत्मविश्वास, अधिकरण तत्पुरुष, समाचार पत्र, संप्रदान तत्पुरुष, शिक्षणता, अपादान तत्पुरुष या फिर गुणातीत करण तत्पुरुष। तो इसमें कौन सा असंगत है? तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा भाई? डी, क्योंकि गुणातीत है उसमें करण तत्पुरुष समास नहीं होगा। ठीक है, उसमें कौन सा समास होगा? उसमें अपादान तत्पुरुष समास होगा। अपादान तत्पुरुष समास कब होगा भाई? जब किसी चीज़ से अलग होने का भाव होता है वहाँ पे अपादान होता है। तो इस समास में से पृथक या अलग होने के लिए चिन्ह का लोप होता है। गुणातीत यानी कि गुणों से अतीत। अगला प्रश्न, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? तो मतीराम की रचना कौन कौन सी नहीं है? तो कौन कौन सी नहीं है? ललित ललाम है। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, मैं इसको सही कर देती हूँ। ललाम है, ललित ललाम। तो सुजान चरित्र, कविप्रिया या फिर जगत विनोद। तो कौन सी रचना भाई? ललित ललाम है वो मतीराम की है। ठीक है, ललित ललाम है वो मतीराम की रचना है, और इनमें से ये जो रचनाएं हैं ये नहीं है। ठीक है, तो मतीराम रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। आपको ये याद रखना है कि जो मतीराम है वो किस काव्यधारा के कवि हैं? तो वो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है, अनेकों बार पूछा गया है कि चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के सहोदर हैं। कौन है भाई? मतीराम। तो मतीराम को चिंतामणि और भूषण के सहोदर माना गया है। मतीराम ने जो अपने ग्रंथ लिखे हैं उनके जो नाम है वो सीधे सीधे आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो पढ़ते हैं आगे इनके जो ग्रंथ हैं। सबसे पहले भाई फूल मंजरी। ठीक है, ये जहांगीर आशदाता इनके थे, जहांगीर, जब इन्होंने फूल मंजरी लिखा। रसराज बिना आशदाता के लिखा था। ललित ललाम भाव सिंह हांडा। सतसई सेठ भोगनाथ। अलंकार पचासिका ज्ञानचंद। वृत्त कौमुदी स्वरूप सिंह बुंदेला। ठीक है जी, उसके बाद महाराजा शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा गया था। तो फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, अलंकार पचासिका मतीराम की, वृत्त कौमुदी और सतसई आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विचार करते हुए बताना है कि असंगत कथन कौन सा है? तो बताइए। विभावना विरोध मूलक अलंकार है। राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनहारी पंक्ति में पारंपरिक रूपक अलंकार है। मनु कठिन आंगन चली, ताते राते पाँच पंक्ति में वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमान की अपेक्षा उपमेय में गुणोत्कर्ष वर्णन को व्यतिरेक अलंकार कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है वो वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है, इसमें हेतुत्प्रेक्षा अलंकार है। और ये सारी क्लास मैं आपको आने वाले समय में पढ़ा दूंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी जो क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अभी फ़िलहाल हम इसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वस्तुत्प्रेक्षा इसमें कौन सा है भाई? वस्तुत्प्रेक्षा नहीं है, इसमें हेतुत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानहु मनुहु, मन जानो जानहु, जनु निश्चय, मेरे जान इव इत्यादि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद: उपमेय में उपमान की संभावना वस्तु रूप में, हेतु रूप में और फल रूप में की जाती है। इस आधार पर उत्प्रेक्षा जो अलंकार है उसके तीन भेद होते हैं: वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फल उत्प्रेक्षा। तो
वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार कब होता है और हेतुत्प्रेक्षा कब होता है? वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार जब किसी पद में एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना प्रकट की जाती है उसे उत्प्रेक्षा वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। इसे स्वरूपोत्प्रेक्षा भी कहा जाता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट शाम सलोने गात, मनो नीलमणि सहल पर आतप पर्यो प्रभात। हेतु उत्प्रेक्षा जब किसी पद में अहेतु की हेतु रूप में यानी कि अहेतु है उसमें उसकी हेतु रूप में संभावना या कल्पना प्रकट की जाती है, अर्थात वास्तविक कारण नहीं है। ठीक है, वास्तविक कारण नहीं है पर उसी के कारण को खोजने की कल्पना की जाती है। मतलब कारण ना होते हुए भी बिना मतलब की बात करके उसमें कारण खोजने की जो चेष्टा है वो की जाती है, वहाँ पर हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। जैसे मनो कठिन आंगन चली ताते राते पात। फलोत्प्रेक्षा अलंकार फल प्लस उत्प्रेक्षा जब किसी पद में असफल की कल्पना की जाए, असफल मतलब अफल की, ठीक है, मतलब उसमें फल नहीं है, ठीक है, उसकी कल्पना की जाए अर्थात जो फल नहीं है उसे फल के रूप में कल्पित किया जाए, वहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। बाजी बलि रघुबसनी के मनो सूरज के रथ चूमने चाहे। आगे चलते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प है वो सुमेलित नहीं है? तो कौन सा विकल्प है वो सुमेलित नहीं है? परिणामी संप्रदाय संत प्राणनाथ, ब्रह्म संप्रदाय माधवनाथ माधवाचार्य, सखी संप्रदाय हित हरिवंश गोस्वामी, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। तो कौन सा है वो सुमेलित नहीं है? तो सखी संप्रदाय वो हित हरिवंश का नहीं है बल्कि वो हरिदास जी का है जी। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इनके विषय में। सखी संप्रदाय के जो वो प्रवर्तक हैं वो हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक यानी स्वामी हरिदास जी हैं। इसमें राधा कृष्ण की निकुंज केली की सखी भाव से उपासना की जाती है। इस संप्रदाय के भक्त कवि कुंज द्वार पर खड़े होकर राधा कृष्ण केली का दर्शन और वर्णन करते हैं। हरिदास अपने समय के प्रख्यात संगीतज्ञ थे। तानसेन इन्हें क्या भाई गुरुवत्ता मानते हैं यानी इन्हें अपना गुरु मानते हैं। आगे है परिणामी संप्रदाय। तो परिणामी संप्रदाय के विषय में पढ़ लेते हैं। ये जो संप्रदाय है ये 400 साल क्या है पुराना संप्रदाय है। देवचंद महाराज ने इसकी स्थापना की थी और प्राणनाथ स्वामी और उनके शिष्य महाराज छत्रसाल ने जो है इसका प्रचार किया। इसे परिणामी या निजानंद संप्रदाय भी कहते हैं। अगला है, अगला प्रश्न, अशोक के फूल किसकी कृति है? तो अशोक के फूल किसकी कृति है भाई? अशोक के फूल हरिशंकर परसाई, भगवती चरण वर्मा, भगवत शरण उपाध्याय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किसकी है भाई? अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अशोक के फूल की सांस्कृतिक परंपरा की खोज करते हुए उसकी महत्ता प्रतिपादित की है। इस फूल के पीछे हुए सांस्कृतिक गौरव की याद में लेखक का जो मन है वो क्या है भाई? उदास हो जाता है। वह उमड़ उमड़ कर भारतीय रस साधना के पीछे हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहते हैं। उसके बाद अगला है हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार कौन है भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। इम्पोर्टेंट कथन है, स्वाधीन चिंता की जो उपज है वो किसने कहा है भाई? वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इनके निबंधों में संस्कृति, साहित्य, भाषा, विज्ञान, दर्शन और औपनिषदिक चिंतन, इतिहास, कल्पना, मिथक, समकालीन जीवन का एक अपूर्व जो रास है वो देखने को मिलता है। इनके जो निबंध हैं वो जातीय स्मृति और संस्कारों के अप्रतिम दस्तावेज हैं और ऐसा होकर भी ये क्या है भाई? वैचारिक जड़ता का अतिक्रमण करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटुज, साहित्य सहचर और आलोक पर्व। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत कथन बताना है आपको। असंगत नहीं, संगत बताना है। प्रत्यय की दृष्टि से संगत कथन बताइए। अनुष्ठाता, अधिष्ठाता, उपभोक्ता में तिच प्रत्ययुक्त शब्द है। विनते, रागे, पौरुष्य में यह प्रत्यय है। कात्यायन, साकृत्यायन, भद्रायन, बाद्रायण में अन प्रत्यय है। दिखाई, पढ़ाई, जुताई में ई प्रत्यय है। तो कौन सा संगत है भाई? तो इसमें कौन सा संगत हो जाएगा? इसमें इसका आंसर है भाई अनुष्ठाता, अधिष्ठाता और उपभोक्ता, यानी कि ए। ठीक है, इसमें ये जो है वो इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कायाकल्प उपन्यास के जो लेखक हैं उसका नाम बताइए। कायाकल्प मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो कायाकल्प उपन्यास के जो लेखक हैं भाई वो कौन है भाई? तो कौन है? अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अशक या फिर प्रेमचंद। तो इसका आंसर मुंशी प्रेमचंद। कायाकल्प उपन्यास है वो क्या है भाई? मुंशी प्रेमचंद जी का है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार कायाकल्प मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास है। नागेंद्र ने इसे क्या मान दिया भाई? पहला उपन्यास मान दिया। बच्चन सिंह के अनुसार कायाकल्प उनका पहला उपन्यास है जिसकी पांडुलिपि हिंदी में मिलती है। बच्चन सिंह ने किसको मान दिया? बच्चन सिंह के अनुसार कायाकल्प उनका पहला उपन्यास है और उन्होंने क्या मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास है। यह उपन्यास 1926 में प्रकाशित हुआ। कायाकल्प प्रेमचंद के पूर्व लिखित उपन्यासों से भिन्न आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर लिखा उपन्यास है। याद रखना है कि कायाकल्प किस पृष्ठभूमि पे है? तो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर है। पूर्व जन्म और भावी जन्म के कल्पनात्मक चित्र इस कृति में कर्म और संस्कारों के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें वासना और प्रेम का संघर्ष, आध्यात्मिक फलन का चित्रण है वो किया गया और अंत में प्रेम द्वारा ही मानसिक शांति का लोक प्रचलित आदर्श मार्ग बताया गया है। अतिशय चमत्कारिता होने के कारण यह उपन्यास अन्य जो उपन्यास है की भावभंगिमा को छू नहीं सकता। कायाकल्प उपन्यास के पात्र। तो उपन्यास अगली बार पात्र दे के पूछ सकता है कि बताइए कौन से उपन्यास के पात्र है। तो कायाकल्प में यशोदानंदन, महमूद, लड़की, चक्रधर और ब्रजधर। प्रेमचंद को आदर्श उन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार कहा जाता है। याद करना है, याद रखना है। प्रेमचंद ने अपने अधिकतर उपन्यास पहले उर्दू में लिखे और बाद में स्वयं उसका क्या किया था? हिंदी रूपांतरण किया था। याद रखना है। प्रेमचंद का पहला उपन्यास असरारे मुआविद उर्दू में था। प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है जिसका प्रकाशन 1907 में हुआ था। प्रेमचंद ने उर्दू उपन्यास और उनके हिंदी रूपांतरण है वो अब अपने को याद करने हैं। असरारे मुआविद, देवस्थान रहस्य, हम खुरमा हो हम नवाब, हम तो ये है प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, किसन यानी कि इसमें गबन, जलवाए इसार वरदान, बजारे हुस्न सेवा सदन, गोश आफियत प्रेमाशय, चौगाने हस्ती रंग भूमि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कविता के कवि बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी, गोपाल दास नीरज, केदारनाथ सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। तो क्या है भाई? कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। किसकी पंक्ति है भाई? गोपाल दास नीरज की। गोपाल दास नीरज कहते हैं कि अगर कुछ सपने मर जाए तो क्या है भाई? जीवन नहीं मरा करता है। तो गोपाल दास नीरज हो जाएगा इसका आंसर। गोपाल दास नीरज हिंदी के प्रमुख नवगीतकार हैं। याद रखना है, हिंदी में नवगीत परंपरा का जो आरंभ है राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सन 1958 में संपादित गीतांजलि शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। ये आपको याद रखना है। राजेंद्र सिंह और इनका
संपादित गीतांगनी शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। आगे गोपाल दास नीरज के प्रमुख नवगीत संकलन हो सकता है, आगे वो इनमें से कोई दे के पूछ ले। संघर्ष, अंतर्ध्वनि, विभावरी, प्राण गीत, दर्द दिया है, बादर बरस गयो, नीरज की पाती, नदी किनारे, दो गीत, आशावरी, लहर पुकारे, मुक्त की, गीत भी गीत थी। तो आगे चलते हैं। रस के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए। तो रस का जो आस्वाद है वो लौकिक है, जबकि रस है वो अलौकिक है। अन्य ज्ञान से शून्य या रहित होना ही लोकोत्तर चमत्कार है। विभानुभाव व्यभिचारी भावार्थ संयोगाद्र रस निष्पत्ति आचार्य भरत मुनि प्रदत्त रस निष्पत्ति सूत्र है। नाटक में शोक और दुख की घटनाओं के वर्णन से आनंद अनुभूति होती है। तो असंगत कथन बताना है, तो असंगत कथन कौन सा हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा बी, कि अन्य ज्ञान से शून्य या रहित होना ही लोकोत्तर चमत्कार है। ये असंगत है। अन्य ज्ञान से शून्य या रहित होना लोकोत्तर चमत्कार है, ये है असंगत। रस के स्वरूप के संदर्भ में विश्वनाथ ने ये जो बातें कही हैं ये आप पढ़ लेना। आगे चलते हैं, ये मैं PDF शेयर कर दूंगी। सीधा हम अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सीधा क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। यहाँ आप एक चीज़ देख सकते हो कि भट्टलोलट का जो सिद्धांत है वो उत्पत्ति आरोपवाद मीमांसा दर्शन, शंकु अनुमति न्याय दर्शन, भट्टनायक भक्ति या भोगवाद सांख्य दर्शन, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद शैव दर्शन। उसके बाद रजनी बीती भयो है घर घर खुले किवार, गोपी दही मथत सुनियत है कंगन के झनकार। प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं वो किस कवि की हैं? तो किस कवि की हैं भाई? तो ये हैं मीराबाई की। ठीक है, मीराबाई भक्ति काल के कृष्ण काव्य धारा की क्या है भाई? परंपरा के संप्रदाय निरपेक्ष थी और कृष्ण काव्य धारा की कवित्री हैं, और इनका कोई भी है वो संप्रदाय नहीं था। मीरा की भक्ति काल में जो भावना है वो मधुर्य भाव की भक्ति भावना रही है। ठीक है, कृष्ण को इन्होंने अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। रजनी बीती भयो है घर घर खुले किवार, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकार। आगे चलते हैं। युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? युयुत्सा, मुमुक्षु, युयुत्सु या फिर विजिष्यु। तो क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा सी, युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाला युयुत्सा, मरने की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, जिसे विजय पाने की इच्छा हो विजिगीषु। ठीक है, निम्न शब्दों में से किस में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? सु बताइए, स्वच्छ, स्वस्थ, स्वशिष्ट या फिर स्वल्प। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी। निम्नलिखित में से जो महादेवी वर्मा की कृति है वो बतानी है कि कौन सी है। माटी वाली अपराजिता, बड़े घर की बेटी, मेरे बचपन के दिन। तो कौन सी है? मेरे बचपन के दिन वो है भाई महादेवी वर्मा की। मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा की कृति है, जिसमें उन्होंने अपने बचपन के उन दिनों की स्मृति के जो सहारे हैं उनको लिखा है कि जब वे क्या है भाई विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का जो चित्रण है उन्होंने किया है। महादेवी वर्मा के संस्मरण याद रखने पथ के साथी। ठीक है, बड़े घर की बेटी है वो मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी मानी जाती है, जिसका प्रकाशन 1910 में जमाना पत्रिका में हुआ था। माटी वाली मैं आपको पहले बता चुकी हूँ पिछली क्लास में, विद्यासागर नौटियाल की रचना है। शुद्ध शब्द का चयन करना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। प्रमाणित, आगामी, दुरावस्था और अभिजात है। तो
कौन सा है भाई शुद्ध शब्द, तो शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, बी आगामी। ठीक है, आयोग ने इसका जो उत्तर है वो भाई 2 ही माना है। ठीक है, वैसे तो अभिजात्य भी शुद्ध है। ठीक है, आगे सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था भाई, चिदम्बरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ, सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा जो रचना है उनके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पंत को चिदम्बरा यानी कि जो उनका काव्य है उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में। चिदम्बरा पंत की श्रेष्ठ कविताओं का संकलन है। यह कविता संग्रह सुमित्रा नंदन पंत की काव्य चेतना के द्वितीय उत्थान की परिचायिका है। इसमें युगवाणी से लेकर अंतिमा तक की रचनाओं का संचय है, यानी कि चिदम्बरा में। ठीक है, इसमें युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगांतर, युगपथ, उत्तरा, रजतशिखर, शिल्पी, सोवर्ण और अंतिमा की चुनी हुई कृतियाँ हैं, जिसके साथ साथ इसमें क्या भाई, वीणा को इनकी अंतिम रचना आत्मिका भी सम्मिलित है। चिदम्बरा में सन 1937 से 57 तक 20 वर्षों की विकास श्रेणी का विस्तार है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। इनकी प्रारंभिक कविताएं वीणा में संकलित है। वीणा की कविताओं में कवि ने स्वयं को बालिका के रूप में चित्रित किया है। पंत की पहली कविता गिरजा के घंटे 1916 में, इनकी पहली छायावादी रचना उच्छ्वास और अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। तो पहली कविता गिरजा के घंटे हैं, दूसरी उनके बाद इनकी जो पहली छायावादी रचना है वो है उच्छ्वास और अंतिम छायावादी रचना है गुंजन। पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं। पल्लव की भूमिका में छायावाद का क्या है भाई, घोषणा जो तंत्र है वो भी कहा जाता है। इनकी जो छायावादी रचनाएं हैं वो याद रखनी है। इनकी छायावादी रचनाएं कौन सी है भाई, ग्रंथि, पल्लव, वीणा, गुंजन, प्रगति, युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। अरविंद दर्शन स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगांतर और युगपथ। नवमानवतावादी जो इनकी रचनाएं हैं वो है उत्तर, रजत शिखर, शिल्पी, अंतिमा, सोवण्य, वाणी, कल्पना और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, पुरुषोत्तमराम, उसके बाद लोकायतन, सत्यकाम और चिदम्बरा। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति सबको पता है भाई किसकी है, रहीम, दादू, रैदास या कबीर। तो ये है इसके कबीरदास जी, जो भक्ति काल की निर्गुण शाखा से संबंध रखते हैं, इसके प्रतिनिधि कवि मान जाते हैं। बच्चन सिंह ने क्या कह दिया, कबीरदास जी को हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता, ये इनका इम्पोर्टेंट कथन है। इनके गुरु रामानंद जी हैं और मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का जो नाम है वो सूफी फ़कीर शेख तकी माना है उन्होंने, कि इनके जो गुरु है वो शेख तकी है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके जो शिष्य है धर्मदास ने बीजक के नाम से किया था सन 1464 में। बीजक के 3 भाग हैं, रेमेनी, सबद और साखी, याद रखना है। साखी क्या है, साखी दोहे में है, सबद है वो गेपद है और रेमेनी है वो चौपाई और दोहा है। रेमेनी की जो भाषा है ब्रज और पूर्वी बोली है, और जो ये साखी है इसकी राजस्थानी पंजाबी खड़ी बोली। आगे चलते हैं। जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह किसका है, जैसे उसके दिन फिरे किसका है, मनु भंडारी, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई या फिर महादेवी वर्मा। तो किसका हो जाएगा भाई, हरिशंकर परसाई। जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह किसका है, हरिशंकर परसाई का। जैसे उनके दिन फिरे ये कहानियाँ हरिशंकर परसाई की मात्र हास्य कहानियाँ नहीं है, ये क्या है भाई, इन्हें पढ़ के हैं जो हंसी आने लगती है। इनकी जो कहानी उद्देश्य है वो क्या है भाई, युग के समाज का
उसकी बहुविध विसंगतियों, अंतर्विरोधों, विकृतियों, मिथ्याचारों का उद्घाटन करना। परसाई जी की इन कहानियों में हंसी से बढ़कर जीवन की तीखी आलोचना है। चेतना को झंकोर देने वाला व्यंग और मन को तिलमिला देने वाली व्यंजना भी इन कहानियों में ही मिलेगी। साथ ही वे क्या है भाई, वे सब दृश्य, चेहरे और हालात जो बहुत पास होकर भी अनदेखे रह जाते हैं, उसका चित्रण है। हरिशंकर परसाई की कहानी। दो नाक वाले लोग हंसते हैं, रोते हैं, भोला राम का जीव। इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है और जा भी सकती है और जाएगी, क्योंकि यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है। आगे, सर्वप्रथम प्रेमचंद ने कहानियों को जीवन की नई समस्याओं से जोड़ने का प्रयास किया। ये अपनी कहानियों में आदर्श से यथार्थ की ओर अग्रसर हुए, जिससे उनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर से आखिरी कहानी कफन तक की विकास यात्रा में देखा जा सकता है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी है, जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। आगे चलते हैं। संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत विकल्प बताना है, तो बताइए असंगत कौन सा है। भूष्मा, भू प्लस ऊष्मा, कृपाचार्य, कूप प्लस आचार्य। उसके बाद वाण औचित्य, वाणी प्लस औचित्य। उसके बाद है गुवोदार्य, गुरु प्लस औदार्य। तो इसका असंगत कथन कौन सा हो जाएगा भाई, सी। वाणी प्लस औचित्य, इसमें कौन सी संधि है, यण संधि है। आगे चलते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का प्रयोग मुख्यतः किस अर्थ में हुआ है। तो ध्वनि क्या है भाई, स्फुट, लक्ष्यार्थ, पट्टियमानार्थ या फिर अभिधेयार्थ। बताइए ध्वनि शब्द का जो प्रयोग है वो मुख्यतः किस अर्थ में हुआ है। तो क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई बी। ठीक है, तो भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का जो प्रयोग है वो प्रतीयमानार्थ हुआ है। अगली पीडीएफ लगाती हूँ मैं, ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, वहाँ से पढ़ लेना आप लोग। अगला प्रश्न है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। पंक्तियाँ किस कवि की हैं, तो सबको पता है कबीरदास, रैदास, मलुकदास या फिर सुंदरदास। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी है भाई, ये पंक्ति के रचयिता कौन हो जाएंगे, रैदास। आगे चलते हैं। कौन सा शब्द यण संधि का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा शब्द है वो यण संधि का उदाहरण नहीं है। अत्यधिक, सदैव, व्यूह और प्रत्येक। तो यण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो यण संधि का उदाहरण नहीं है भाई सी। ठीक है, सदैव यण संधि का उदाहरण नहीं है, सदैव में वृद्धि संधि है। ठीक है, उसके बाद विजन का अर्थ बताइए। विजन का अर्थ क्या होता है, खाद्य पदार्थ, उत्सर, दृष्टि या सुनसान स्थान। तो क्या हो जाएगा भाई, विजन का अर्थ होता है सुनसान स्थान। आगे चलते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है, बालकृष्ण, रामचंद्र शुक्ल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बालभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी अकेले उपन्यासकार है जिन्होंने हिंदी उपन्यास का को स्वदेशी ढांचा है वो खोजा है, जिसे वे युगानुरूप तोड़कर नया बनाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत बाणभट्ट की आत्मकथा में कवि ने बाणभट्ट के जीवन का आधार लेकर राजा हर्षवर्धन के समय की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण किया है। इस उपन्यास में प्रेम का उदात्त स्वरूप है वो चित्रित हुआ है। बाणभट्ट, इसके जो पात्र हैं महामाया, निपुणिका और भटनी। ठीक है, क्लासिक उपन्यास के रूप में इसको देखा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा या नामदास का पोथा, बालकृष्ण भट्ट और अयोध्या सिंह उपाध्याय, प्रेमचंद पूर्व
के सामाजिक उपन्यासकार है, यानी कि प्रेमचंद से पहले हुए थे, ठीक है, और सामाजिक उपन्यासकार है। मेरे संग की औरतें कहानी की लेखिका कौन है? एनसीईआरटी से है ये। तो मेरे संग की औरतें किसकी है भाई? मृदुला गर्ग की, ठीक है। इनके बारे में देख लेते हैं। मृदुला गर्ग, मेरे संग की औरतें जो कहानी है उसकी जो लेखिका है वो मृदुला गर्ग है। यह कहानी सहस्मरण मृदुला गर्ग की वास्तविक जिंदगी से प्रेरित है। इस कहानी में लेखिका ने अपने परिवार की महिलाओं के व्यक्तित्व और स्वभाव का वर्णन किया है। इसमें लेखिका ने अपनी नानी, दादी, परदादी, माँ और 4 बहनों और जो एक भाई है उसके बारे में बताया है। मेरे संग की औरतें कहानी के में उन्होंने संयुक्त परिवार की क्या बताई है? महत्ता बताई है। याद रखना, पूछ सकता है अगली बार कि किसकी महत्ता बताई है? संयुक्त परिवार की। उसके सांस्कृतिक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। लेखिका स्वयं एक संयुक्त और बड़े परिवार में पली बड़ी है। लेखिका के परिवार का माहौल भी प्रगतिशील था। सबको अपने ढंग से जीने की आज़ादी थी। किसी के निजी जीवन में कोई हस्तक्षेप कोई नहीं करता था। और इस पाठ में महिलाओं का जो महत्व है पुरुषों के समान बताया गया है। पुरुषों के समान ही अधिकार देने वाले मूल्य उभर कर सामने आते हैं। मृदुला गर्ग की कहानी संग्रह कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डॉल्फिन जल रहे हैं ग्लेशियर से, उर्फ सेम, समागम, मेरे देश की मिट्टी और आहा। मतंग किस शब्द का पर्याय है? सूरज, हिरण, राक्षस या फिर हाथी। तो बताइए मतंग किसको कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा हाथी। मतंग किसको कहते हैं? गज, गंजू, कुंजर, मतगन, शुडाल, महादंत, लंबकर्ण। उसके बाद सूरज, ये वो वाले पर्यायवाची हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सूरज, आसान वाले नहीं, हार्ड वाले। सूरज, मातंड, दिनकर, रवि, भास्कर, मैरीची, ये प्रभाकर, सविता, पतंग, दिवाकर, अंशुमाली। राक्षस, असुर, धनुज, दानव, या तो धन, निशिचर, निशाचर और रजनीचर। हिरण, सारंग, कृष्णसार, कुरंग, हन्नी, कुरुमम, चारुलोचन, सुरभि और 12 सिंगा। मैं ये सारी लिस्ट शेयर कर दूंगी जो जो इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है, बताइए। रोगी से चला नहीं जाता, डाकिया डाक वितरित कर रहा है, राम से चुप नहीं बैठा जाता, सीता द्वारा गाना गाया गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई? बी। आगे चलते हैं। निम्न में से पुल्लिंग है? सरिता, वनिता, सविता या फिर दुहिता। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पुल्लिंग शब्द कौन सा है भाई? पुल्लिंग शब्द सविता, ठीक है। महाभारत काल की पृष्ठभूमि पर वर्तमान युग के परिवेश को चित्रित करने वाली कृति कौन सी है? तो कौन सी है? चांद का मुंह टेढ़ा, ऐसा से संसद तक, कामायनी या फिर अंधा युग। तो कौन सी है? अंधा युग इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है भाई? इसमें ये महाभारत की पृष्ठभूमि पर है। धर्मवीर भारती का जो अंधा युग है 1955 की जो रचना है, ठीक है। महाभारत के 18वें दिन के युद्ध के बाद की कथा ली गई है, जिसमें प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु भी सम्मिलित है। यह नाटक युद्धजन्य अर्धसत्यों, कुंठाओं, अंधी स्वार्थता, विवेक शून्यता आदि के बीच आस्था, ठीक है, दायित्व और ज्योतिकी का उद्घाटन करती है। अंधों के माध्यम से यह ज्योति नाट्य है। इस गीति नाट्य की रचना के मूल प्रेरक है पाश्चात्य महायुद्ध और भारत पाक युद्ध और अस्तित्ववादी व्यक्तिवाद और साक्षीय दायित्व। तो इसमें क्या है? इसमें महाभारत के जो लास्ट के दिन थे 18वें दिन के बाद की कथा है। उसके बाद
कट्टर शब्द में प्रयुक्त टैटे व्यंजन गुच्छ किस श्रेणी का है? द्वित, संयुक्त, कंपित, प्रकंपित या फिर संघर्षी? तो बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा भाई द्वित। इसमें तो वो आते हैं ना, ये वाले श्रेय, त्रय, ज्ञ, श्रेय, है ना। चलिए चलते हैं आगे। किस शब्द में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का भी प्रयोग कर सकते हैं? पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। सम्मान, अन्याय या अत्यंत अशुणना। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भाई बी। ये व्याख्या आप पढ़ लेना, ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। असलियत शब्द स्रोत की दृष्टि से है तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज? तो क्या हो जाएगा भाई इसका उत्तर? इसका अर्थ हो जाएगा भाई विदेशज। अगला है, हे खग मृग, हे मधुकर शैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यह पंक्ति किस रस का उदाहरण है? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, हास्य या फिर करुण? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वियोग श्रृंगार। पढ़ लेते हैं इसके विषय में। इस पंक्ति में राम अपनी सीता के वियोग में व्याकुल है। वे पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने उनकी पत्नी सीता को कहीं देखा है। इस पंक्ति में आलंबन राम और उद्दीपन सीता का हरण और अनुभाव राम का विवाह है। विभाव के रूप में जंगल का वातावरण और संचारी भाव के रूप में राम का व्याकुलता का भाव इस पंक्ति को प्रकट कर रहा है। अगला है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में लिखी गई? तो बताइए। खड़ी बोली, राजस्थानी, अवधी या फिर ब्रज भाषा? तो किस में लिखी गई थी भाई? ये अवधी में लिखी गई थी। मलिक मोहम्मद जायसी की जो ये रचना है पद्मावत, इसकी भाषा है वो अवधी है। जायसी है वो हिंदी साहित्य के भक्ति काल के पेर मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। जो जायसी है वो सूफी फकीर शेख मोहिंदी के शिष्य थे और शेरशाह के समकालीन थे। पद्मावत के निर्माण काल के विषय में जायसी ने स्वयं लिखा है कि सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। पद्मावत इम्पोर्टेंट है इसलिए पढ़ा रही हूँ। पद्मावत को अवधि का जो है वो प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें 57 खंड है और उत्प्रेक्षा अलंकार की क्या है? प्रधानता है। शुक्ल जी के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध है वो कल्पित है और उत्तरार्ध है वो ऐतिहासिक है, पूछा जा चुका है। पद्मावत का जो नागमती वियोग खंड है इस साहित्य जो हिंदी साहित्य का अनुपम क्या है भाई? निधि है। आगे, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर डालते हो। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई है? तो यहाँ से जो पार्ट है एनसीईआरटी से उठा के पूछ ली है। तो किस में हो जाएगा भाई? इसका जो ये पंक्ति है किस में है? तो ये है भाई मिठाई वाली में। मिठाई वाला है जो मानवीय संबंधों पर, ठीक है, भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखी गई एक अत्यंत मार्मिक कहानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिठाई वाला। आगे चलते हैं। आदिकाल के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? तो मैंने आपको आदिकाल पढ़ाया जब बताया था। आदिकाल के संबंध में असंगत, आदिकाल की अंतिम समय सीमा के निर्धारण बिंदु पर सभी ऐतिहासिककार एकमत हैं। राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत युग एवं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कह दिया, पढ़ाया था। रिट नेमी चर्यु स्वयंभू द्वारा एवं नय कुमार चर्यु पुष्पदंत द्वारा रचित है, ये भी पढ़ाया था। लुइपा का स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। तो अब बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असंगत कथन यही है क्योंकि इसने कह दिया कि समय सीमा का जो निर्धारण बिंदु है उस पर सभी जो इतिहासकार है एक मत है। नहीं, बिल्कुल भी एक मत नहीं है, सबके जो विचार हैं वो अलग अलग है, सब अलग अलग समय सीमा मानते हैं। ठीक है, जैसे ही ग्रियसन है वो चारण काल मानते हैं और उनका जो समय है वो मानते हैं 700 से 1400 ईस्वी। मिश्र बंधु इसको प्रारंभिक काल मानते हैं और 700 से क्या मानते हैं? 1744। रामचंद्र शुक्ल हैं वो क्या मानते हैं? वो मानते हैं वीर गाथा काल।
1050 से 1375। राम कुमार वर्मा प्रारंभिक काल 750 से 1375। विक्रमी संवत हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल 1000 से 1350। गणपति चंद्रगुप्त आदिकाल वो मानते हैं 1184 से 1350। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। तैयारी करने के लिए धैर्य बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए चीज़ों को धैर्य के साथ पढ़ें। जो अंत तक टिका रहेगा वो कुछ पा जाएगा, और जिसको भागने की लगी रहती है, क्लास में बीच में से छोड़ के चले जाते हैं, उनको फिर भगवान ही मालिक है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? तो कौन सा है? माधुर्य, प्रसाद, ओज या फिर समता। तो सीधा सीधा पढ़ के पता चल रहा है इसमें कौन सा गुण हो जाएगा, ओज गुण हो जाएगा। मैं आपको स्टार्टिंग से ये एक बात कहती हूँ कि एग्ज़ाम में वो रेस की तरह होता है, और उसमें अंत तक वो ही जीतता है जो अंत तक दौड़ता रहता है, अंत तक चलता रहता है। जो बीच में से ही हार मान के छोड़ दे, फिर उसका क्या ही हो सकता है। अगला है, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? तो कौन थे भाई? रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और मिश्र बंधु। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा भाई? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, यहाँ हम इसको पढ़ लेते हैं कि किसने कहा। तो किसने क्या माना वो देख लेते हैं। अंधकार त्रिलोचन ने, कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने और भागीरथ मिश्र ने। रीतिकाल मान लिया जॉर्ज ग्रियर्सन ने और रामचंद्र शुक्ल ने। और अलंकृत काल मान लिया मिश्र बंधु ने। तो रीतिकाल नाम किस किस ने दिया था? ग्रियर्सन ने दिया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। कलाकाल इनका रमाशंकर शुक्ल रसाल का नाम याद रखना, और भागीरथ मिश्र। तो यहाँ हमारे 2 क्लासों में 2022 का पेपर है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम आगे 2023 का पेपर करने वाले हैं, और कोशिश यही रहेगी कि जो हमारे सारे क्वेश्चन है इसी प्रकार मैं आपको इस एक्सप्लेनेशन से करवा दूँ। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और राधे राधे। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके ज़रूर जाना। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।